नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 25 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। साथियों, यह जो हम करंट अफेयर करते हैं डेली, दोस्तों यह आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आप इसे लेके किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि साथियों हम वही क्वेश्चन कवर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साथियों आप अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम जब आपके करीब में होता है तो आप क्लास नहीं ले पाते हैं दोस्तों, और आपके जब नोट्स तैयार होंगे तो आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपना टाइम अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि साथियों क्या होता है, उस समय हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किसी मोबाइल से किसी क्लास से पढ़ पाएँ। तो आपके पास अगर नोट्स प्रिपेयर हैं आपकी, तो दोस्तों बिल्कुल आप उसे टाइम दे पाएंगे और अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में, और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। साथियों फर्स्ट पॉइंट है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। साथियों इन्होंने फिर एक बार एक इतिहास रच दिया है, सेकंड टाइम। पहली बार कब बचा था, जब दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड जीता था। और दोस्तों अब क्या जीता है इन्होंने, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया, और अपना के साथ साथ दोस्तों भारत का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता वहाँ पे, तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है, जो ग्रेनेडियन से हैं। और दोस्तों इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था, तो 90.54 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। किसने, एंडरसन ने, और यह गोल्ड मेडलिस्ट बनी। हमारे नीरज चोपड़ा दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और भारत का इन्होंने इतिहास रच दिया है। किसमें जीता दोस्तों, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। दोस्तों हुआ क्या था, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है, तो 88.13 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है। और दोस्तों यह पहले पुरुष हैं एथलीट बनने वाले। देखिए विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय, लेकिन पहले पुरुष एथलीट बन गए जिन्होंने यह भाला फेंक में अपना कारनामा किया। दोस्तों पहले पुरुष क्यों और दूसरे भारतीय क्यों, क्योंकि इनसे पहले एक महिला है जो है अंजू बॉबी जॉर्ज। और दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, तो ये लॉन्ग जंपर थी। किससे, लंबी जो आपकी कूद होती है उससे दोस्तों यह बिलोंग करती हैं। और 2003 में अंजू ने पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता था। और दोस्तों इन्होंने कौन सा पदक जीता था, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों यह पहली महिला थी यह पदक जीतने वाली, या विश्व एथलेटिक चैंपियंस में कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली व्यक्ति, पहली महिला। याद रखना। अब दूसरे व्यक्ति कौन बन चुके हैं, आपके बन चुके नीरज चोपड़ा। और दोस्तों कौन है यह, पहले पुरुष और दूसरे भारतीय। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में से। कितने मीटर भाला फेंका है, तो 88.3 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है। इसके अलावा साथियों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो मुरली श्रीशंकर बन गए हैं। साथियों याद रखना, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुरली शंकर किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों लंबी कूद से है बिलोंग करते हैं। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह पूछ लेता है। इसके अलावा साथियों स्पेन में 41वां विला डे बोनोस को इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता, तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता। इसका आयोजन स्पेन में हुआ था और अरविंद ने रॉबर्ट एच को हराया था। और यह कौन है, यह है अरविंद चिदम्बरम। किस खेल से बिलोंग करते हैं, शतरंज से है बिलोंग करते हैं। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। इसके अलावा साथियों भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 2022 का सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। और दोस्तों पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों सिंधु तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने भी दोस्तों इतिहास रच दिया है भारत का। चीनी खिलाड़ी वांग जी को इन्होंने हराया था। सिंधु तीसरी भारतीय बन चुकी हैं और दूसरी महिला बन चुकी हैं सिंगापुर खिताब जीतने वाली। याद रखना, सिंगापुर खिताब जीतने वाली तीसरी तो भारतीय और दूसरी महिला। दोस्तों बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही अच्छी प्लेयर है यह बैडमिंटन की, और दोस्तों बहुत ही मेहनत करती हैं अपने वर्क होम में। और दोस्तों वही रिजल्ट इनका अब निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन बबूता ने शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने भी भारत का कारनामा कर दिया और दोस्तों क्या कर दिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था। और शूटिंग वर्ल्ड कप की पहली बार जो आयोजन हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1986 में इसका आयोजन हुआ था। पहली बार मैक्सिको में हुआ था। और दोस्तों याद रखना, शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं अभी हाल ही में, तो 15 मेडल जीत के भारत शीर्ष पर रहा। याद रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन कि टॉप पे कौन सा देश रहा शूटिंग वर्ल्ड कप में, तो भारत। और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, 15। और याद रखना अर्जुन बबूता किस खेल से बिलोंग करते हैं, शूटिंग वर्ल्ड कप, शूटिंग से। और दोस्तों यहाँ यह शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, साउथ कोरिया में। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में एलिना रबाकिना ने
विंबलडन ओपन का खिताब जीता और यह एशिया की पहली महिला बन गई यह कारनामा करने वाली। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो दोस्तों कजाकिस्तान से यह बिलोंग करती हैं। इसके अलावा पुरुषों में किसने जीता विंबलडन ओपन? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। यह दोस्तों जो नोवाक जोकोविच है यह अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं इस विंबलडन को जीतने के बाद। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। मलेशिया ओपन बैडमिंटन ओपन विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है और विक्टर एक्सेलेसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से। कौन सा है? मलेशिया बैडमिंटन ओपन। नीरज चोपड़ा ने इसके अलावा दोस्तों डायमंड लीग में 89.95 मीटर, कितना? 89.95 मीटर दोस्तों भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था अभी हाल ही में। और अभी कितना फेंका था? 88.13 मीटर का भाला फेंका था। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री दिनेश गुटवर्धने को नियुक्त किया गया। देखिए अभी क्या हुआ था, श्रीलंका में बहुत क्राइसिस थे, राष्ट्रपति वहाँ के जा चुके थे, इसलिए दोस्तों वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से भंग हो चुकी थी। अब श्रीलंका को नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुटवर्धने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? तो रणिल विक्रमसिंघे, जो पहले कौन थे? अभी हाल ही में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले वह प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे। अब कौन बन चुके हैं दोस्तों? अब विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राजधानी इनकी कहाँ है? तो दोस्तों राजधानी श्रीलंका की श्री जयवर्धनापुरे कोटे है। और दोस्तों गोटबाया राजपक्ष पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। यह कहाँ गए थे? यह भाग गए थे कहाँ के लिए? मलेशिया के लिए। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री अभी कौन है? ये लैपिड इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाल ही में चुनाव हुए थे ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बनी है। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है। और दोस्तों अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे, जिन्हें दोस्तों है नहीं थे, जिन्हें दोस्तों हमने अपने भारत के सम्मान पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में रणिल विक्रमसिंघे, मैंने बता दिया आपको। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुटवर्धने अभी प्रधानमंत्री हुए हैं। दोस्तों याद रखना, यह सारे की पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके एग्जाम बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? तो 22 जुलाई को मनाता है। अब दोस्तों 22 जुलाई को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों 22 जुलाई को दोस्तों हमने क्या किया था? 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था अपने संविधान में। तो दोस्तों हम देखते हैं एक बार अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास कि क्या है हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। दोस्तों 1906 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस प्रकार का था। साथियों क्या है, जो ध्वज हम आज देखते हैं 3 रंगों का तिरंगा, दोस्तों फिलहाल में जो आज तिरंगा हमारा है वो ऐसा नहीं हुआ करता था, उसका इतिहास बहुत पुराना है। तो देखते हैं दोस्तों 1906 में यह इस तरह हमारा तिरंगा हुआ करता था। फिर दोस्तों 1907 में हमारा ध्वज कुछ इस प्रकार बन गया, वंदे मातरम उस पर लिखा हुआ करता था। फिर दोस्तों 1917 में हमारा ध्वज बदला और कुछ इस प्रकार बन गया। उसके बाद साथियों 1921 में इस पे गांधी जी का चरखा लगा दिया गया और दोस्तों कुछ इस प्रकार बन गया हमारा ध्वज। उसके बाद साथियों क्या हुआ, 1931 में इसको फिर बदल दिया गया और दोस्तों यह रूप दे दिया गया हमने अपने ध्वज को 1931 में, जो कराची अधिवेशन हुआ था वहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया था, यहाँ पे यह दे दिया था। और दोस्तों कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद होगी कि कराची अधिवेशन में जो अध्यक्षता आपकी की गई थी वो की गई थी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और 1931 में ये हुआ था। दोस्तों आज हम जो देखते हैं अपना तिरंगा वो 1947 में हमने एक्सेप्ट किया था और वो यह तिरंगा है जो हम सबके बीच में हम देखते हैं, जो हम आजकल फहराते हैं, स्कूलों में लहराते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एक बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ अपने तिरंगे के इतिहास के बारे में, तो एक बार उसके देख लेते हैं कि 3 रंगों के बीच में नीले रंग का एक चक्र है जिसे दोस्तों ने क्या कर दिया, ध्वज के बीच में लगाया है। इसकी अभिकल्पना किसने की थी? पिंगाली वेंकैया ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों तिरंगा है, इसकी अभिकल्पना किसने की थी, इसके बारे में किसने विचार किया? तो पिंगाली वेंकैया ने इसके बारे में विचार किया। किसने किया है? पिंगाली वेंकैया ने। दोस्तों इसे हमने 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया था। कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसे हमने अपनाया था। इसमें सबसे ऊपर केसरी रंग है
और दोस्तों यह क्या बताता है, यह देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। किसको, जो हमारा केसरिया रंग है सबसे ऊपर, वो क्या दर्शाता है, हमारे देश की ताकत को, हमारे शौर्य को। बीच में साथियों क्या है, श्वेत पट्टी का धर्म चक्र के साथ है दोस्तों, इसमें सफेद पट्टी लगी हुई है और दोस्तों क्या है, उसमें एक धर्म चक्र भी लगा हुआ है, देखा होगा आपने गोल गोल नीली तीलियों का। यह शांति और सत्य का संकेत है। जो आपका सफेद कलर है वो किसका संकेत देता है, शांति और सफेद का। इसके अलावा नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है जो देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है, यानी निरंतर जो क्या हो रहा है विकास, उसको दर्शाता है हमारा ग्रीन कलर, हरा वाला कलर। और दोस्तों किसको, शुभ को और हमारी जो उर्वरता है उसके लिए। ध्वज की साथियों लंबाई कितनी होती है हमारी, तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 होती है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे पूछ सकता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 आरे यानी कि 24 तीलियां, आरे को हम तीलियां भी कहती हैं, 24 तीलियां होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। याद रखना, जो हमारा चक्र है गोल वाला, इसमें 24 तीलियां होती हैं। और दोस्तों यह किसका प्रतीक है, तो दोस्तों यह प्रतीक है हमारे भारत का निरंतर प्रगतिशील का। ध्वज में दोस्तों जो चक्र है वो हमने सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया है। कहाँ से लिया है, जो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, वहाँ से लिया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही दोस्तों भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। दोस्तों यह हमारा ध्वज जो है वो इन तीनों चीज़ों को ही, यह सबको दर्शाता है। क्या, किस किस को दोस्तों, एकता को, हमारी शांति को, हमारी समृद्धि को और हमारे देश के विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों यह हमारे भारत के जो हमारा तिरंगा है उसका इतिहास था। दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के द्वारा दोस्तों क्या कर दिया है, हमारा जो ध्वज है उसे हमने, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार कर दिया कि आपको यह मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति उसे फहरा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यह अनुमति हम लोगों को नहीं थी। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट पॉइंट है, एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। अब दोस्तों क्या कर दिया, एसबीआई ने व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी बैंकिंग कर सकती हैं। कैसे, ऑनलाइन। और दोस्तों इसमें जो आपकी होगी वो बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू एसबीआई के। और दोस्तों आपकी मिनी स्टेटमेंट भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत अच्छी सुविधा दी है एसबीआई ने कि दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में, यह आपको कुछ नंबर दिए हैं दोस्तों, वहाँ से आपको कर सकते हैं अपनी बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, यानी व्हाट्सएप आपके मोबाइल में होता है, आप उसी से ही 2 काम कर सकते हैं। दोस्तों भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, याद रखना नेपाल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और डल झील जो कहाँ, श्रीनगर में स्थित है, डल झील में तैरते हुए एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है, यह भी एसबीआई बना। याद रखना कौन सा, तैरता हुआ एटीएम कहाँ बना है, डल झील में जो श्रीनगर में स्थित है। और किसने इसका स्थापना की, तो दोस्तों एसबीआई ने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों हमारे एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। और यह 3 बैंकों से बना था मिलकर, कौन कौन सी, कोलकाता, मद्रास और मुंबई को मर्ज करके दोस्तों क्या बना था, इंपीरियल बैंक बना, 1921 में बना। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। यही दोस्तों इसी की स्थापना क्या होती है, आरबीआई बन जाता है। कब बनता है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को दोस्तों क्या कर दिया गया था, हमने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अभी हाल ही में दोस्तों आरबीआई के चेयरमैन अभी फिलहाल कौन है वर्तमान में, तो शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में चेयरमैन है। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो साथियों मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ये सारे की पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ आरबीआई से संबंधित है, आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि दोस्तों प्रथम है। और दोस्तों यह फेंसिंग विमेंस है क्या, तो दोस्तों इसमें जो आपकी महिलाएं हैं वो तलवारबाजी सीखेंगी और अपने कर्तव्य को दिखाएंगी। कहाँ पे आयोजित होगी, दिल्ली में। कौन सी है, खेलो इंडिया फेंसिंग विमेन लीग। दोस्तों याद रखना नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में से शुरू किया जाएगा और महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों महिलाओं के लिए और बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि साथियों जो महिलाएं हैं वो अपना कौशल अब दिखा पाएंगी तलवारबाजी में भी। दोस्तों याद रखना हमारी जो महिलाएं हैं भारतीय वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है, उन्हें कोई भी व्यक्ति कमज़ोर ना समझे क्योंकि उन्होंने अपना कौशल बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखाया है। और आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में जो पहला मेडल था वो मीराबाई चानू ने ही जीता था। याद रखना किसमें जीता था,
था तो वेट लिफ्टिंग में जीता था। और यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि साथियों हमारे बहुत भी पुरुष देखें आपने, बहुत पुरुष जो जिम में उठा पटक तो करते हैं सामान के साथ, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ मीराबाई चानू ने भारत के लिए इतिहास रच दिया, और साथ ही साथ भारतीय महिलाओं के लिए भी और पूरे देश की महिलाओं के लिए, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए उन्होंने इतिहास रच दिया है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं ओलंपिक तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला थी भगवानी देवी, और कहाँ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। कौन है, भगवानी देवी। किस खेल से बिलोंग करती हैं, तलवारबाजी से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, पंचकुला में हुआ था, और हरियाणा में। कहाँ हुआ था, पंचकुला के हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था, और नंबर 1 पे भी दोस्तों हरियाणा ही रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था, और यह इसका सेकंड संस्करण था। कौन सा संस्करण है, सेकंड। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का 100% पहला लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से, क्योंकि साथियों क्या कह रहा है, ये 100% पहला लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया। यानी कि दोस्तों अब इसमें क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की निजी भागीदारी होगी। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं रहा। किसमें, जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उसमें। और दोस्तों यह कार्गो टर्मिनल बंदरगाह है, यानी कि जो माल की आवाजाही होती है उसके लिए यह बंदरगाह बनाया गया है। प्रतिवर्ष निजी व्यक्ति को यह दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका इसका जो कह रहा है ना लैंडलॉर्ड मॉडल, तो दोस्तों जैसे कि मकान मालिक होते हैं, मकान मालिक में दोस्तों क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति रेंट पे रह रहा है तो मकान मालिक क्या करता है, उससे केवल किराया लेता है, और उस कमरे की साफ सफाई, उसकी कर्तव्य जो काम करता है वो काम करता है जो वहाँ पे रेंट पे रह रहा होता है वो करता है। तो दोस्तों वही हाल इसका अब होगा कि दोस्तों इस पे जो इससे रेंट मिलेगा सारा काम वही करेगा, और जो मकान मालिक इसका है यानी कि जो सचिव होगा उस टाइम दोस्तों वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, एक रेंट लेगा इस बंदरगाह से। तो दोस्तों याद रखना, पहला लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है भारत का, तो दोस्तों यह बन गया आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों कुछ भारत का और प्रमुख बंदरगाह। तो दीनदयाल बंदरगाह, जिसे हम पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जानते थे, यह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। याद रखना, अब इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह हो चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, दोस्तों इसे हम पहले किस नाम से जानते थे, तो कोलकाता बंदरगाह के नाम से जानते थे। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया है। यह कहाँ पर स्थित है, यह हुगली नदी पर स्थित है। और हुगली नदी दोस्तों कहाँ पे, कोलकाता में। कोच्चि जो केरल में स्थित है, कोच्चि केरल बंदरगाह को अब अरब सागर की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। कैसे, कोच्चि को। विशाखापत्तनम कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तूतीकोरिन और एन्नर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर सम्राट उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। याद रखना, इसमें जो आपके दोस्तों वाद्य यंत्र वाले लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है। कौन सा है, स्वर सम्राट उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और दोस्तों ऐसे ही संस्करण आयोजित होने चाहिए, जिससे दोस्तों क्या होगा, उस फील्ड के, उस क्षेत्र के लोगों को और भी अच्छा बनाया जा सके, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, उससे उनको थोड़ा उन्नति मिलती है, अच्छा लगता है। दोस्तों देखते हैं दिल्ली के कुछ फैक्ट। नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी वाद्य यंत्र बजाने वालों को एकत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है, अभी हमारे जो दिल्ली सरकार है या भारत केंद्र सरकार है वो कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है इस पर। अमृत महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। शहरी और आवासीय मामलों के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया। और स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2020 में इसकी शुरुआत होती है। भारत के पहले पशु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन भी दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में सहभागिता योजना की शुरुआत कब किसने की है दोस्तों, तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने सहभागिता योजना की शुरुआत दिल्ली में की है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। किसमें, जो दोस्तों इन्होंने स्टेशन का इस्तेमाल किया गया है, आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन, इसमें इतने लोग 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों को इस्तेमाल किया गया। दोस्तों याद रखना 75 स्टेशन कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों जो आपके स्वतंत्रता समय में इस्तेमाल की गई थी स्टेशन उनको शामिल किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों बहुत ज़रूरी है बच्चों को खुश रखना,
क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब बच्चे पढ़ते होते हैं तो उनके माइंड में डिस्टर्ब हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, वो थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं तो डिस्टर्ब होने लगती हैं। और दोस्तों वैसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, जब हम और आप पढ़ रहे होते हैं दोस्तों बिल्कुल डिस्टर्ब होने लगते हैं, माइंड हमारा प्रेशर में आ जाता है। तो दोस्तों थोड़ा हैप्पीनेस करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको खुशी मिले। लाइक आप अगर आप ब्रेक ले, अगर आप पढ़ रहे हो कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे, तो दोस्तों आप ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको अच्छा लगे। कोई घर में फैमिली में कोई बच्चा हो तो उसके साथ थोड़ा हंसी हंसी मजाक करें, खेल सकती हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और हल्का फील करेंगे, फिर आप पढ़ने बैठ जाएं। ये दोस्तों तरीका होता है एक अच्छी पढ़ाई करने का। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो 2022 का आयोजन T20 का यूएई में किया जाएगा। यूएई के राष्ट्रपति कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। कौन है, शेख मोहम्मद जायद बिन अल नहान दोस्तों इसके अभी राष्ट्रपति हैं। और राजधानी क्या है यूएई की, तो आबू धाबी इसकी राजधानी है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और खेल के बारे में। एशियाई खेल दोस्तों कहाँ होंगे, तो हांगजू चीन में होंगे 2022 में होंगे। ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे 2024 में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कतर में होगा 2022 में। हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा 2023 में, हमारे भारत में ही होगा। T20 का वर्ल्ड कप यह ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में। और वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो यह 2023 में हमारे भारत में होगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद को नियुक्त किया गया। याद रखना यह कैसे हैं, यह केवल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कैसे हैं, एक्टिंग। कौन है, एक्टिंग अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, याद रखना कौन है, सैफ अहमद। किसके बने हैं, FIH के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के यह अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष भी कौन बने हैं, तो T राजा कुमार बने हैं, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और भारतीय मूल के नागरिक हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कौन बने हैं, तो लीसा स्टॉल लेकर हैं, और यह पहली महिला अध्यक्ष है किसकी, फीका की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि भी कौन बना है, तो रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। दक्षिण सूडान में UN के नए फोर्स कमांडर को किसे नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल खन्ना को बनाया गया है। पहले यह पद किस पे था, तो नरेंद्र बत्रा पे था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों थॉमस वॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मोहम्मद जलूल बने हैं। और अभी हाल ही में नरेंद्र बत्रा को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किससे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और दोस्तों अब कौन बन चुके हैं, अब आपके बन चुके हैं यह सैफ अहमद। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश में। किसकी, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। दोस्तों इनके बारे में आप बिल्कुल पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे। और दोस्तों जितना भी हम लोग बात करें इनके बारे में कम है। यह वो क्रांतिकारी थे जिनके दम से दोस्तों अंग्रेज कांप उठे थे। अंग्रेज कभी भी इन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुए थे। और तब तक दोस्तों इन्होंने जिए इन्होंने कहा था कि मैं जीते जी कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। दोस्तों 23 जुलाई को हम इन्हीं के रूप में क्या मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं। यह वो महान पुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को पसीने निकाल दिए थे, अंग्रेज़ों के उनके छक्के छुड़ा दिए थे। क्या नाम है इनका दोस्तों, इनका नाम है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों याद रखना यह अमर हो चुके हैं भारत के लिए हमेशा। इन्होंने कहा था कि जब तक जीऊँगा जब तक अमर रहूँगा। 116वीं जयंती थी इनकी, कौन सी है, 23 जुलाई को इनकी 116वीं जयंती थी। दोस्तों देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका जन्म भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 को हुआ था। पिता का नाम क्या है, तो पंडित सीताराम तिवारी इनके फादर का नाम है। जो दोस्तों कहाँ शहीद हुए थे, तो जो स्थल था वो था अल्फ्रेड पार्क, जो इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि दोस्तों यह इलाहाबाद कहाँ पे शहीद हुए थे, तो अल्फ्रेड पार्क में। यह अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों शहीद कब हुए थे, 27 फरवरी 1931 को यह शहीद हुए थे। इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी, क्योंकि दोस्तों एक गोली बची थी इनके पास। और दोस्तों इन्होंने कहा था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। तो दोस्तों इसीलिए इन्होंने 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार ली। दोस्तों संबंधित संगठन क्या किस किस से थे, नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे, यानी कि HSRA से। दोस्तों याद रखना यह कोई सी भी संस्था आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कांड दोस्तों कौन सा था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड था। और यह दोस्तों क्या कांड था, इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया था, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन थी दोस्तों, इसे इन्होंने लूट लिया था। किसे,
जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड से फेमस है। यह दोस्तों कांड में हुआ क्या था, सहारनपुर से एक ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। अंग्रेज़ों का उसमें दोस्तों माल था, पैसे थे। इसे दोस्तों हमारे इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने और उनके साथ कई और क्रांतिकारी ने मिलकर उस ट्रेन को लूट लिया था। दोस्तों इन्होंने एक बात कही थी, मैं आज़ाद हूँ, चिंगारी आज़ाद की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे वतन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये भारत मेरे वतन में है, ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। दोस्तों बताओ कितनी बड़ी बात कह दी थी इन्होंने कि मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। वाह वाह क्या बात है। तो साथियों इनके कुछ बोल थे और भी बोल इनके बारे में दोस्तों हैं। इन्होंने जब तक जिए ये आज़ादी से जिए, खुद को आज़ाद समझ के जिए, और दोस्तों जब तक जिए जब तक इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर कर रखा था। दोस्तों यह कौन है, यह हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। सत सत नमन है ऐसे वीरों को, ऐसे भारतीयों को, ऐसे महान पुरुषों को सत सत नमन। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो दोस्त लाइक कर दें, और जो दोस्त नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।